नंबर डाल देगा ग्राफ पे और पूछेगा कि पोटेंशियल एनर्जी पहला है, दूसरा है, तीसरा, ऐसे करके कुछ पूछ लेगा, या ऑर्डर में पूछ लेगा कौन कौन एनर्जी है। बच्चों ये एनर्जी का कहानी हो गया, बाइंडिंग एनर्जी तक की बात हो गई, और इसके साथ साथ ये बात अब समाप्त हो गई। और अब हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ। कौन सा लॉ पढ़ेंगे? केपलर्स लॉ। केपलर ने 3 लॉ दिए थे। अब इसकी काउंट डाउन शुरू हो गई चैप्टर की। इसमें जब आप वहाँ पे x 2x ले रहा था तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस में ज़्यादा है, तो माइनस में जो नीचे होगा वो ज़्यादा है तो पोटेंशियल है, सही है। काइनेटिक एनर्जी उतना ही, काइनेटिक एनर्जी ऊपर की तरफ प्लस है तो ऊपर काइनेटिक है, नीचे पोटेंशियल है, और दोनों को जोड़ेंगे तो बीच में आ जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। यही बता रहा था। हाँ, मैंने बोला कि ऑर्डर में पूछे, ये पहला ग्राफ है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, उसमें लिखेगा कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी कौन कौन है, तो उस पर नंबर डाल के पूछता है, तो पहचान तो जाएंगे ना। हाँ, बस यही पूछ रहा था। चलो ठीक है, हाँ, इसे कंफर्म कर लिया करो हम क्या बोल रहे थे अभी। अब बच्चों आप लोग लिखोगे केपलर्स लॉ, लिखो। अब इसका चैप्टर का काउंटिंग शुरू हो गया उल्टा, अब ख़त्म होने के डायरेक्शन में चलने लगा। अभी टाइम बहुत है, टाइम तो पूरा शाम को 6 बजे तक है। ठीक है, ठीक, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं। नोट हो गया? आज आप लोगों का एमएसजी का टेस्ट नहीं होगा ड्यू टू क्लास, तो क्लास होगा, टेस्ट नहीं होगा। एमएसजी का टेस्ट नहीं है, इसलिए टेस्ट वाले लोग को आराम हो गया, पढ़ें। और बाकी और कोई टेस्ट तो था ही नहीं आज। हाँ बच्चों, इसलिए अब आगे जो पढ़ा रहा हूँ शांति से सुनें। फिर ब्रेक चाहते हैं क्या? नहीं, अब ब्रेक नहीं मिलेगा। अब चलो चलो ठीक है, अब ब्रेक नहीं मिलेगा, क्यों? शांत रहे, 30 मिनट का लेक्चर ही है, और आराम से अब जो बता रहा हूँ उसको देखते जाएं। केपलर्स लॉ में लॉ ऑफ ऑर्बिट, आगे बढ़ाएं। हाँ, वो आगे डिस्कस अब करने चल रहा हूँ, क्लास ऑनलाइन है, इसलिए थोड़ा सही से बैठा करो, और अभी ऑनलाइन ना होता तभी आपको समझाता। तो अब आगे देखो, जो हम लोग डिस्कस करने चल रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, क्योंकि उससे चीज़ें बदल जाएंगी, इसलिए बैठे हो सब खराब हो जाएगा। समझ गए ना? तो अब हमें पढ़ना है फर्स्ट लॉ। पहले लिखो केपलर्स लॉ। केपलर्स लॉ में पहला लॉ क्या है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट का लॉ इसमें बताया जाना है। तो ऑर्बिट कैसा होता है, केपलर ने क्या बताया था? इन्होंने बच्चों ये समझाया था जो ऑर्बिट है, जिसमें ऑर्बिटिंग बॉडी मोशन कर रहा है, जैसे हमने सन और अर्थ की बात किया, तो अभी हम सन और अर्थ की बात कर रहे हैं। मतलब हम सन अर्थ की बात कर लें, या तो अर्थ और सैटेलाइट की बात कर लें, अर्थ या मून की बात कर लें। तो एक जनरल बात लिया जा रहा है जो ज़्यादा प्लैनेट के लिए सेटिस्फाई कर जाए। तो उसमें इन्होंने ये बताया कि जो सन है वो कहीं भी रह सकता है, जहाँ भी रहेगा वो फोकस पे रहेगा। और अगर ये इलिप्स की हम बात करें, इलिप्स की बात करें, ये इलिप्स है, तो इलिप्स में 2 फोकस होता है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो सन का 2 पोजीशन हो सकता है, या तो S1 होगा और या तो S2 होगा। मतलब सन कहाँ पे? एट अ फोकस।
तो केपलर ने उस समय जो बताया था वो यही बोला कि सन का पोजीशन क्या है, एट फोकस, वो फोकस पे है। अब मैंने एग्जाम्पल लिया कि फोकस माने S1 पर है, तो मैंने सन का पोजीशन कहाँ पे दिखाया, S1 पर। अब दो सन तो है नहीं, दो जगह दिखाते, एक यही है। और जो ऑर्बिटिंग बॉडी है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में है। ऑर्बिटिंग बॉडी का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट। इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, अगर ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो कभी वो सन के पास होगा और कभी सन के दूर होगा। अगर सर्कुलर होता तो हमेशा बराबर दूरी पे होता। तो यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा होगा जो सबसे पास का होगा और एक पॉइंट ऐसा होगा जो सबसे दूर का होगा। तो जो सबसे दूर है, फार्थेस्ट पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं अपोजी, APOGEE, ये अपोजी पॉइंट है। और जो सबसे नज़दीक का पॉइंट है इसे हम लोग कहते हैं पेरेजी, इसका नाम है अपोजी और पेरेजी। इसका दूसरा नाम है पेरीहेलियन, पेरीहेलियन, और उसका नाम है एपहेलियन, एपहेलियन, यही इसके नाम है। ये नाम भी आना चाहिए। ये सन कहाँ पे है, उसका दो पॉइंट है, एक दूर का फार्थेस्ट और एक है नियरेस्ट। अब अगर ये सबका दूर का पॉइंट है तो इसकी यहाँ पे एक स्पीड होगी और एक इसकी स्पीड यहाँ पे होगी। यहाँ वाली स्पीड, इसको हम VA लिखेंगे, अपोजी है इसलिए। इसकी स्पीड को हम लिखेंगे VP, पेरेजी है इसलिए। बच्चों, इसका ये सेंटर, इसका ये वर्टेक्स होगा, ये तो फोकस है और ये बीच में सेंटर है इसका, ऑर्बिट का सेंटर, ऑर्बिट का सेंटर ये है जी। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये माइनर एक्सिस की लेंथ है B और ये मेजर एक्सिस की लेंथ होती है A। तो ये दूरी A और ये B, हमारे A और B दूरी काम की नहीं है। हमारे लिए जो डिस्टेंस है वो सन से मेजर किया जाना है, और जो मैंने सन को दिखाया है वो सन S1 पे है। तो सन का पोजीशन कहाँ पे है, S1 पे, यहाँ पे है। ये सन यहाँ पे है। इन दोनों फोकस के बीच का जो गैप होता है वो 2EA होता है। कितना होता है, 2 × EA। बच्चों, बायो के लोग अब ध्यान रखेंगे, मैथ के लोगों को पढ़ाया गया होगा और वो पढ़े हैं और एग्ज़ाम में आता है, सब में आएगा, इसलिए सबको जानना है। तो ये 2 × A होगा, 2EA होगा। E को क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। अब यहाँ पे E माने इसेंट्रिसिटी है। अभी E की वैल्यू कैसे निकलेगा अभी सोचेंगे, अभी ये दूरी लिखा है मैथमेटिकली। तो बच्चों एक बात बताओ, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, EA। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है जिसे हम RP लिखेंगे, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है जिसे हम RA लिखेंगे, मतलब सन सबसे नज़दीक कहाँ पे है, या ये कहा जाए कि हमारा ऑर्बिटिंग बॉडी सन के करीब कब है, कितनी दूरी पे है, और सबसे दूर कहाँ पे है, कितनी दूरी पे है, उसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलो निकाल लेते हैं। यहीं पे लिखेंगे। तो बच्चों लोग बताओ, आप लोग आरपी माने कितना डिस्टेंस है, A × 1 - E, मतलब A में माइनस करो EA। अब इसेंट्रिसिटी की वैल्यू अगर दे दिया जाए
तो आपको मिनिमम डिस्टेंस मिल जाएगा। अपोजी दूर वाला पॉइंट है वो a प्लस ई ए, तो a इंटू 1 प्लस ई हो गया। ये फार्थेस्ट पॉइंट और ये नियरेस्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि कहाँ पे वो सबसे दूर होगा ऑर्बिटिंग बॉडी, कितना दूर होगा सबसे दूर का पॉइंट और सबसे पास का पॉइंट। मैथ के लोग बताओ इलिप्स की सेंट्रिसिटी क्या होती है, 1 से ग्रेटर कि 1 से लेस? हाँ 1 से लेस होगा। बायो के लोग वैसे ही समझ लो कि नेगेटिव नहीं होगा ना, इसलिए जीरो भी नहीं होगा और बड़ा भी नहीं होगा। बायो के लोग कैसे समझेंगे, अभी तो लेस देन 1 याद है, कल को भूल जाएंगे तो, और जब भूल जाएंगे तो नंबर भी भूल जाएंगे साथ साथ। तो इसे ध्यान रखने का तरीका है, इसलिए चीज़ों को कंसंट्रेट होकर सीखो। अब तो ये इतनी बात हो गई। बच्चों लोग दूसरी बात बताओ, ये जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है? सेंट्रल। कैसा फोर्स है? सेंट्रल। सेंट्रल का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से पास करेगा? सन के पोजीशन से। ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से पास करेगा? सन के पोजीशन से। तो फोर्स की लाइन और आर की लाइन अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। तो फोर्स और आर के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर एक ही लाइन पे दोनों हैं तो दोनों के बीच की दूरी 0। तो टार्क क्या हुआ? ग्रेविटेशन ऐसा चैप्टर है जिसमें टार्क कभी आएगा ही नहीं। इसका कोई सवाल में कभी टार्क नहीं आता, क्योंकि फोर्स सेंट्रल है, इसलिए टार्क मस्ट भी जीरो नहीं, मस्ट भी, हरदम जीरो होगा। ग्रेविटेशन नाम टार्क जीरो डायरेक्ट, कुछ आपको करना ही नहीं है, टार्क जीरो लेना है। तो बच्चों फोर्स सेंट्रल है इसलिए टार्क जीरो है। अब अगर टार्क जीरो है तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, क्योंकि फोर्स जीरो नहीं है, टार्क जीरो है लेकिन फोर्स जीरो नहीं है। अब ध्यान देना, यही सब आपके पेपर में आता है, जो कभी नहीं लगाते गलत करके आते हो। वो हर जगह कोई न कोई पॉइंट है ना, उसे सीखना है। अगर टार्क जीरो है तो हमेशा ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा और लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं होगा। यहाँ लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि मास तो वही होगा, स्पीड वेलोसिटी सब बदल रही है, लेकिन कुछ भी हो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा और टोटल एनर्जी नहीं बदलेगा। तो ऑर्बिट में दो ही चीज़ कंजर्व होता है, क्या? एंगुलर मोमेंटम और टोटल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्योंकि फोर्स कंजर्वेटिव है, तो मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे दो कंजर्वेशन काम करेगा। तो बच्चों मैंने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व दिखाया, अब थोड़ा और आगे चलें। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो आप लिख सकते हो, ये लिख सकते हो mvr बराबर कांस्टेंट, ऐसे लिख सकते हो। तो अपोजी पॉइंट, अपोजी डिस्टेंस, पेरेजी पॉइंट, पेरेजी डिस्टेंस बराबर कांस्टेंट। एपोजी पे वेलोसिटी और पेरेजी पे वेलोसिटी बराबर rp अपान ra। बच्चों बताने की ज़रूरत, अपोजी पे मिनिमम है कि मैक्सिमम वेलोसिटी? मिनिमम होगा। r ज़्यादा होगा, ए माने अपहेलियन फार्थेस्ट पॉइंट, r ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा। और पेरेजी पे मैक्सिमम स्पीड, और क्या रेशियो होगा? पेरेजी का डिस्टेंस 1 माइनस ई, अपोजी का डिस्टेंस 1 प्लस ई बराबर 1 माइनस ई 1 प्लस ई। अभी पेपर का क्वेश्चन था, लिखा था कि ऑर्बिट का इसेंट्रिसिटी 0.7 है।
तो मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड का रेशियो बताओ, आ जाएगा? अभी सवाल है, जिनको नहीं आ रहा था वो ढूंढ रहे हैं बाज़ार में कि आएगा कैसे। ये यहाँ पे मैं बताता हूँ सर। आपका फर्स्ट लॉ ऑर्बिट का स्कूल का नहीं है कि ऑर्बिट एलिप्टिकल है, सन फोकस पे काम ख़त्म। बातों को समझना है, यहाँ पे पूछा क्या जाता है। अब ये वैल्यू आपको मिल गया। अगर इसेंट्रिसिटी दिया है तो आ जाएगा। ई का मान पूछे तो ई का मान क्या होगा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपान मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये आईआईटी के पेपर में पूछा था, लिखा था कि मैक्सिमम और मिनिमम का स्पीड रेशियो 3:2 है, 3:1 है, 3:1 है। तो बताइए इसेंट्रिसिटी ऑर्बिट की कितनी होगी? नहीं, बोला था कि ऑर्बिट में मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो 3:2 है। तो ऑर्बिट कैसा है? सर्कुलर है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है, एलिप्टिकल है, क्या है? तो ई का मान निकालो। अगर 1 आ जाए, 1 से ज़्यादा आ जाए, 1 से कम आ जाए, तो पकड़ में आ गया कि 1 से कम आ रहा तो एलिप्टिकल हो गया। या आईआईटी में पूछा था, क्योंकि वो मैथ का लैंग्वेज में पूछ लिया था। तो बच्चों ये यहाँ से ई का मान निकालेंगे और ई का मान 1 आएगा। तो अगर ई का मान 1 आ गया तो ऑर्बिट कौन सा हो गया? एलिप्टिकल। और अगर 1 आ जाए सर्कल, और 1 से बड़ा हो जाए पैराबोला या हाइपरबोला। हाँ, कोई बोला होगा, चलो ठीक है। अब यहाँ पे एलिप्टिकल ही आएगा क्योंकि ऑर्बिट हमारा सिलेबस यही है। चलो इतनी बात हो गई। अब बच्चों आप इसे ना एक इक्वेशन बना लो, इसे एक इक्वेशन बना लो। अब एक बात बताओ कि एनर्जी का कंजर्वेशन भी है, तो उसको मैं आपसे पूछूं और आप हमें बताएं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन करनी है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट। ज़रा मैं लिखूंगा, आप थोड़ा वेट करिएगा, बाद में लिखिएगा। अब आप लिखोगे काइनेटिक एनर्जी एफ हेलियन, पोटेंशियल एनर्जी एफ हेलियन, स्मॉल ए लिखो, स्मॉल ए लिखो। काइनेटिक एनर्जी पेरेजी, पोटेंशियल एनर्जी पेरेजी। थोड़ा लिखवाना है आपको, हमें तो वैल्यू डायरेक्ट ही लिखूंगा मैं, लेकिन एक बार लिखना है, आपको लिखवाना है। यहाँ क्या लिखोगे? ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने बोला था कि आपको लिखवाना है, क्या लिखोगे? -gmm अपान RA की वैल्यू 1 + E, हाँ यही बोलना था आपको, बराबर ½ mv पेरेजी और प्लस -gmm अपान A × 1 - E। इक्वेशन नंबर 2। अब आप इसे डायरेक्ट लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है आपको, मैं बोल रहा हूँ उसी को सीधा लिखना है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चों लोग अब जब इसे सॉल्व करोगे ना तो V मैक्सिमम आएगा। V मैक्सिमम A है कि P है? अच्छा बोलो, बोलते बोलते याद हो जाएगा। √gm अपान A। अभी आपने जब पहला सवाल पढ़ा था तो √gm/L आया था। आज आपने दूसरा सवाल पढ़ा, ऑर्बिटल स्पीड में √gm/r आया था, और इस r की जगह A आ रहा है। और A के साथ साथ ये मैक्सिमम है तो ऊपर 1 + E और नीचे 1 - E आएगा। ये पेपर में पूछा है, नीट के पेपर में, कि आंसर कौन सही है। 4 ऑप्शन में ये टिक करना था। मिनिमम स्पीड, अगर मिनिमम स्पीड पूछा जाए तो एपहेलियन स्पीड हुआ, और इसकी वैल्यू वही कहानी है, बस उल्टा हो जाएगा इधर वाली बात, 1 - E अपान 1 + E। बच्चों ये इतनी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट लॉ ऑर्बिट में है। फर्स्ट लॉ ऑर्बिट क्या है? फर्स्ट लॉ क्या है? ऑर्बिट का शेप कैसा है, इसेंट्रिसिटी कैसे आएगा, मैक्सिमम स्पीड मिनिमम स्पीड क्या है, और मेजर और ऑर्बिट का रेडियस सबसे दूर कितना होगा, सबसे पास कितना होगा। ये इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ कवर हो रही है, आप इसे लिख सकते हैं।
अभी हम लोगों ने मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम स्पीड निकाला है। मैथ के लोग ज़रा ए और बी में रिलेशन बताएं। मैथमेटिक्स के लोग ए और बी में रिलेशन क्या है, यहाँ मैं बनाऊँ तब बताना। देखो ये इसका वर्टेक्स है, सेंटर वाला लोकेशन, और इसमें ये ए दिया है और ये बी दिया है। और अगर सन का पोजीशन यहाँ पे है तो इसका एक रेडियस है जो आर मैक्सिमम है, ये वाला, और एक इधर है जो आर मिनिमम है, ये वाला। क्योंकि बच्चों ऑर्बिट का लॉ लिखा है ना, इसका नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो ऑर्बिट का रेडियस और डायमेंशन थोड़ा और समझ लो। तो मैथ के लोग बताएंगे बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर और 1 माइनस ई स्क्वायर। मैथमेटिक्स से आया है, अभी बायोलॉजी के लोगों का काम नहीं आया है, इसके आगे आएगा। ए इंटू 1 माइनस ई, ए इंटू 1 प्लस ई। ये कौन सा डिस्टेंस है, आर मिनिमम। ये कौन सा डिस्टेंस है, आर मैक्सिमम। ये हो गया अंडर रूट और ये हो गया बी। समझ में आया? तो अगर ये पूछेगा कि बी की वैल्यू कितनी होगा तो मैक्सिमम मिनिमम का ज्योमेट्रिकल मीन, ये बी का मान आ गया। एक ही एग्जाम्पल आता है, पेपर जब पलटोगे तो आपको ऐसे ऑप्शन दिखेगा, तो समझ जाना यही पूछा था। इसके अलावा बच्चों यहाँ पे कुछ नहीं पूछा जा सकता, इसमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसी के साथ फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया। अभी 2 लॉ और बाकी है ना, सेकंड और थर्ड। अब ऑर्बिट का फर्स्ट लॉ हुआ। अब लिखो सेकंड लॉ ऑफ ऑर्बिट, सेकंड लॉ ऑफ ऑर्बिट, केपलर सेकंड लॉ। अब हम लोगों को पढ़ना है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ बहुत छोटा सा लॉ है। अगर कोई ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में बॉडी का मोशन दिखाया जा रहा है, तो केपलर ने दूसरी बात ये बताया कि अगर कोई बॉडी, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ आया, और दूसरी बात, क्योंकि जब r का मान ज़्यादा होगा तो v का मान कम होगा। तो r का मान ज़्यादा है तो v का मान कम है, तो v का मान कम है तो कम चलेगा, और अगर r का मान कम है तो v का मान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा चलेगा। तो बॉडी ज़्यादा कब चलेगा, ऑर्बिटिंग बॉडी ज़्यादा कब चलेगा, जब सन से दूर है कि सन के पास। सन के पास है तो ज़्यादा चलेगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चलेगा, ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी। अब अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे लिखा t और यहाँ पे लिखा t प्लस डेल्टा t, तो ये इतना दूरी चलेगा। और अगर यही बॉडी बहुत दूर जब रहा होगा तो उतने ही टाइम में कम चला था, यहाँ पे t तो यहाँ पे t प्लस डेल्टा t, ये कम चला था। तो केपलर ने कहा कि भले वो दूरी कम ज़्यादा हो, भले वो दूरी कम ज़्यादा हो, लेकिन अगर टाइम इक्वल है या स्पीड की बात करें तो यहाँ की स्पीड ज़्यादा होगी और यहाँ का स्पीड कम होगी। तो स्पीड तो अलग अलग है, दूरी भी अलग अलग है, स्पीड भी अलग अलग है। तो केपलर ने क्या बोला था कि बराबर होगा, उन्होंने लिखा था कि इन इक्वल टाइम इट स्वीप इक्वल एरिया। जब आप चित्र देखते होंगे इस चैप्टर में तो ऐसे बना रहता है, क्योंकि केपलर का ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि केपलर के दिमाग में ये बात आया कैसे। ये तो सामान्य लोग नहीं सोच पाएंगे, ये बात सामान्य पब्लिक के दिमाग में नहीं आएगा। इसी को तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचर इनका समझा गया था कि बताइए इस इंसान ने ये बात कैसे समझ लिया।
और वो सत्य है कि इन इक्वल एरिया इट स्वीप, इन इक्वल टाइम इट स्वीप इक्वल एरिया, इन इक्वल टाइम इट स्वीप इक्वल एरिया। बराबर समय में एरिया बराबर होगा, स्पीड अलग अलग होगा, डिस्टेंस अलग अलग होगा, लेकिन क्या नहीं अलग अलग होगा, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। तो उन्होंने लिखा कि आर्बिटिंग बॉडी स्वीप, लिख लो आप, एक लाइन लिख लो, आर्बिटिंग बॉडी स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। आर्बिटिंग बॉडी स्वीप, या फार्म लिख दो, स्वीप भी लिख दो, फार्म भी लिख दो, दोनों लिख सकते हैं। इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम, इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम मतलब एरिया और टाइम का रिलेशन ये कांस्टेंट हो गया। इक्वल एरिया इक्वल टाइम तो बराबर, रेशियो तो बराबर हो गया। एरिया टाइम बढ़ेगा तो एरिया बढ़ जाएगा, टाइम घटेगा तो एरिया घट जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे लिखा जाएगा A/T, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है dA/dt, dA/dt बराबर कांस्टेंट। तो ये स्पीड हो गया और इसको कहते हैं एरियल स्पीड। कौन स्पीड? एरियल स्पीड नहीं बदलता। तो अगर कोई ऑर्बिट में मोशन कर रहा है बॉडी तो उसकी स्पीड नहीं बदलता कि एरियल स्पीड? एरियल स्पीड नहीं बदलता। केपलर का ये लॉ बहुत पॉपुलर लॉ हुआ था और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट लॉ बना था। लोगों के दिमाग में है कि इसने ऐसे या कैसे सोच लिया, ये बात तो सब नहीं सोच सकता। और इसको बाद में हम लोगों ने प्रूफ भी किया, बाद में प्रूफ हुआ था। उन्होंने तो डायरेक्ट लिख ही दिया था। अब बच्चों इसको ज़रा समझाने की बात सोचा जाए तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड देखो, सुनो, अगर इसकी स्पीड v है तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? v × dt होगा। अब ये डेल्टा t को ना दूसरा फिगर जब दूसरा बनाना पड़ेगा आपको, तो यहाँ dt कर देना, या उसी में काट के डेल्टा को d भी कर सकते हो। कहीं डेल्टा यूज़ तो मैंने किया नहीं, आप डेल्टा को d कर दो। d माने स्मॉल, क्योंकि जब हम डेल्टा A/ΔT कर दूंगा तो एवरेज हो जाएगा, और अगर dA/dt कर दूंगा तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा। अब अगर एवरेज निकालना है तो डेल्टा कर देना, और इंस्टेंटेनियस निकालना है तो dA कर देना। मैंने तो एरियल स्पीड लिखा, एवरेज तो लिखवाया नहीं, इसलिए मेरे को डेल्टा हटा के क्या करना पड़ रहा है? d। मान लो कोई पूछ ले कि डेल्टा कैसे जाने कि डेल्टा हटा के d करना है। हाँ, आपको तो मैंने बोला हटा के बच्चों लिख लो, तो आपको ये समझ आना चाहिए ना आखिर इसमें डेल्टा और डी में क्या अंतर है। तो आपको काइनेमेटिक्स में पढ़ाया था, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम में डेल्टा S/ΔT था और इंस्टेंटेनियस में ds/dt था। इसलिए आप पहले पढ़े थे, इसलिए बोला था कि बच्चों हटा लो, और बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्यों हटा रहे हैं। अभी समझ में आ रहा है क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि एवरेज नहीं पूछा इसलिए हटा रहे हैं। अब आप ये r रेडियस है, अब एरियल स्पीड लिखो dA/dt, बोलो इसका एरिया क्या होगा? ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर अपॉन dt, लो dt pt हो गया, हाफ RV। यहाँ पे कोई चीज़ अगर कंजर्व है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, ये डिसाइड हो चुका है। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये वैलिड है यहाँ पे। तो L बराबर mvr, तो बच्चों vr बराबर क्या होगा? L/m। तो अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे? L/2m बराबर कांस्टेंट। देखो ऑर्बिटल स्पीड, एरियल स्पीड कांस्टेंट हो गया कि नहीं? ना हमें r मेजर करना है ना तो v मेजर करना है। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है वो आना चाहिए, और जिस पत्थर को घुमा रहे उसका मास, या जिस बॉडी को घुमा रहे उसका मास आना चाहिए। तो एरियल स्पीड खट से आ जाएगा। अब आपके एग्ज़ाम में यही आता है कि बॉडी इसका मास इतना है, एंगुलर मोमेंटम इतना है, तो एरियल स्पीड बताओ। तो उसका आंसर क्या हुआ? L/2m। यही हो सकता है आपकी किताब में न लिखा हो, यही पेपर में आ रहा है।
कि इसकी एरियल स्पीड कितनी होगी। ऑर्बिट में जाके मीटर से लंबाई चौड़ाई नापोगे क्या? पहले तो इसी से निकाल के दिखाओगे ना कि कांस्टेंट है। बच्चों ये सेकंड लॉ इसी के साथ समाप्त हो गया। सेकंड लॉ में इतना ही है। और अब आया आखिरी लॉ, थर्ड लॉ। अब लिखो थर्ड लॉ। चलो थर्ड लॉ लिखो, नहीं तो सवाल लिखा जाएगा। ठीक, अभी इस पे सेकंड लॉ पे थ्योरेटिकल लॉ आपको इतना आइडिया होना चाहिए हुआ। अब आप लिखेंगे थर्ड लॉ। शांत सच्चो, शांत होके सीखो। और क्लास है, क्लास में नॉइज़ नहीं। और अगर आपको कोई भी तरह का प्रॉब्लम है तो अपना बैग उठाओ, चुपचाप निकल लो। लेकिन क्लास माने क्लास है, उसमें डिस्टरबेंस किसी भी तरह से मेरे लिए एकदम अगेंस्ट है, क्योंकि पढ़ना आपको मुझे से ही है। ये बात को समझते रहा करो और चुपचाप शांति से पढ़ा करो। एग्ज़ाम देना है, नहीं तो फेल हो जाओगे। इसके बाद जब घर जाओगे तब समझ आएगा कि जब पेरेंट पूछेंगे कि तुमने अपना जीवन तो नष्ट किया, साथ साथ मेरा जो ड्रीम था, मेरा भी जो उम्मीद था, उसे भी ख़त्म किया। और उसका कारण यही है, केवल केयरलेसनेस। चीज़ों को ठीक करो, बिकॉज़ टाइम में ही चीज़ें सही होंगी। वैसे ही आपने कभी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं पढ़ा। आपको जितनी बात मैं बोल रहा हूँ सब आपको नया नया दिख रहा है। इसका मतलब आपने कभी नहीं पढ़ा है, और अभी भी नहीं पढ़ोगे तो रिज़ल्ट फिर वही हो जाएगा जो था। एक तो कभी पढ़े नहीं, और इसके बाद जो चीज़ें चल रही हैं उसको समझने के बजाय उसको लाइटली आप चीज़ों को ले रहे हो, तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। अब चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड लॉ। आपने जो भी किया है वो ठीक नहीं किया है, इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब चलिए थर्ड लॉ डिस्कस करने चल रहा हूँ। केपलर के थर्ड लॉ में हम लोग निकालते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या है रेडियस के साथ, उसे डिस्कस करेंगे। तो टाइम पीरियड को रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, उसी को डिस्कस करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे ये कोई ऑर्बिट है, और इसमें ये बॉडी का मोशन दिखाया जा रहा है। ये ऑर्बिटल स्पीड है इसका v0। सेंट्रल बॉडी का मास पे डिपेंड करेगा कि इसके अपने मास पे। ऑर्बिटल स्पीड किस पे डिपेंड करेगा? सेंट्रल बॉडी के मास पे। और ये रेडियस है स्मॉल r। तो हम लोगों ने इसमें पढ़ा है ऑर्बिटल स्पीड v0 की वैल्यू √gm अपान स्मॉल r, ये तो पढ़ा था। अब r का मान जो होगा उसको रख देंगे, ऑर्बिटल स्पीड हमें मिल जाएगा। अभी आपको टाइम पीरियड पता करना है। इसमें आपको क्या पता करना है? टाइम पीरियड। तो बच्चों टाइम पीरियड होगा t बराबर 2πr अपान ऑर्बिटल स्पीड। अब ऑर्बिटल स्पीड से डिवाइड करो, 2πr अपान ऑर्बिटल स्पीड हो गया √gm अपान r। अब फिर आप लिखोगे t का मान 2π अंडर में gm और r पावर 3/2। यही केपलर का थर्ड लॉ होता है कि टाइम पीरियड ऑर्बिटिंग बॉडी का ऑर्बिटल रेडियस के पावर 3 पे डिपेंड करेगा। अब अगर इसको हम स्क्वायर करें तो टी स्क्वायर बराबर आएगा 4π स्क्वायर अपान gm और r पावर 3, यही आएगा ना, r पावर 3 आ गया।
अब आपको कोई भी कैलकुलेशन करना है तो उसका किसके अबाउट बॉडी का मोशन है, उसका मास रखो और किस ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका रेडियस रखो तो टी का मान आपको मिल जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिखाएं, फॉर अर्थ, सेंट्रल बॉडी अर्थ है एंड इट्स सैटेलाइट, और उसका सैटेलाइट। बच्चों अर्थ और उसके सैटेलाइट को मेरे को लेना है। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब देखो इसको इधर समझो, इसका ये वाला रेडियस है अर्थ का आर ई है, और यहाँ से यहाँ तक ये एच है, और ये ऑर्बिट कोई बॉडी ऑर्बिटल मोशन में मोशन कर रहा है इसके अर्थ के ऑर्बिट में, और इसका मास अर्थ का एम ई कितना होता है अर्थ का मास 6 × 10⁻24 किलोग्राम अर्थ का मास है। अब हमें इसका टाइम पीरियड चाहिए, केवल इस समय आपको केवल टाइम पीरियड की बात करनी है। अब इसी को निकालना है, ये सवाल हो गया। तो पूछा है कि ऑर्बिटल स्पीड एंड टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। तो पहला सवाल है ऑर्बिटल स्पीड। बच्चों बताओ, मैं लिखूँगा ऑर्बिटल स्पीड v0, बोलो रूट के अंदर gm, m माने me,